नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और जारी है हमारी स्पेशल सीरीज ऑन ईवी कि तेल का संकट भारी तो क्या ईवी लेने में ही समझदारी। कल हमने विस्तार के साथ बातचीत की विद द नंबर्स कि कैसे पिछले एक साल के अंदर इंडिया का ईवी मार्केट, भले ही वो टू व्हीलर्स हो या फिर फोर व्हीलर्स, एक जोरदार ग्रोथ दिखाने में सक्षम रहा है, कामयाब रहा है। बहुत भर भर के लोगों ने ईवीज खरीदी और नंबर इतने गजब के हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। लेकिन जो सबसे स्ट्राइकिंग नंबर आया वो आया इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च वही महीना है जब पश्चिम एशिया में युद्ध भड़का और वो ग्लोबल ऑयल क्राइसिस की बात उठी। लोगों को महसूस हुई उसकी तपन, चाहे वो फिर क्रूड के दामों में बेतहाशा तेजी देखने को मिली हो या फिर कई देशों में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें। भारत में भी एक दो दिन इस तरीके के आ गए थे जब कुछ पैनिक सिचुएशंस क्रिएट हो गई किसी कारण से। हालांकि वास्तविक कभी देश के अंदर कभी भी नहीं हुई पेट्रोल डीजल की, लेकिन जब युद्ध जैसी स्थिति हो, अफवाहों के बाजार गर्म हो, एक डर का माहौल बन जाता है कई बार कि कहीं पेट्रोल खत्म हो गया, कहीं डीजल खत्म हो गया, पहले भरवा लें। तो कुछ एक दिन देखे लोगों ने जब पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी कुछ कुछ जगहों पर। लेकिन इन सब ने एक विचार को ट्रिगर किया सबके मन में कि क्या आज मेरे पास ईवी होती तो मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं। मैं गाड़ी चार्ज करता और चला लेता आसानी के साथ। और दूसरी बात ये भी कि क्या आज ये सिचुएशन आई है तो अब अगर मैं गाड़ी खरीदने का सोच रहा हूं या सोच रही हूं तो क्या मुझे भविष्य को ध्यान में रखते हुए ईवी ही लेनी चाहिए, ताकि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाए तो मुझे उससे कोई इम्पैक्ट ना हो। आपने देखा कि कोरोना काल में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई थी जहां पर लोगों की मेंटालिटी बदली थी, चाहे वो रियल स्टेट रहा हो चाहे दूसरी चीज़ें, जहां पर लोगों का सोचने का पैटर्न ही बदल गया। तो क्या ये पश्चिम एशिया का संघर्ष खास तौर पे गाड़ी के मामले में, क्योंकि ये सीधा फ्यूल से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की सोच को बदलने वाला साबित हुआ। खैर, मार्च के नंबर दिखाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ। लेकिन जैसा कल हमने डिस्कस किया था कि भाई पूरे साल भर से वो धीरे 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 एक इंक्रीमेंटल वैल्यू जुड़ रही थी। कल हमारे साथ दो खास मेहमान थे, क्रांति संभव साहब थे और रेणुका मैम थी। आज भी वो जुड़ेंगे। और लेकिन दोनों ने एक चीज कही हमसे, और ये कही कि ये नंबर इसलिए भी बड़े हैं, इसलिए भी लोगों का भरोसा आया है क्योंकि बहुत सारे जो इश्यूज थे रिगार्डिंग ईवी, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, धीरे धीरे अब सॉल्व हो रहे हैं। रेंज एंजाइटी कि भाई मेरी बैटरी आधे रास्ते खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया, लॉन्ग ड्राइव जाऊं ना जाऊं, वो कम हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, गाड़ियां बेहतर हो रही हैं, उनके सिस्टम्स बेहतर हो रहे हैं और हर तरह का जो कंज्यूमर के मन में सवाल या डाउट है उनका आंसर करने की कोशिश कंपनीज कर रही हैं। और यही कारण है कि लोगों का झुकाव अब इस तरफ बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो क्रांति ने भी कही, रेणुका ने भी कही कि इंडियन कंज्यूमर बहुत प्राइस कॉन्शियस है। तो अब यहाँ दो तरह के प्राइस हैं, गाड़ी कितने की है और ऊपर से वो देती कितना है। तो भाई कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता एक ईवी का पेट्रोल या डीजल की गाड़ी के साथ, क्योंकि इसकी तो जो रनिंग कॉस्ट है वो कई गुना कम है हमारी ट्रेडिशनल गाड़ियों के मुकाबले। तो अगर ये कॉस्ट इफेक्टिव हैं तो फिर अगर अच्छी भी हैं, अब समस्याएं कम हैं तो लोगों के जहन में आना लाजमी है। कल हमने ये पूरी बातें डिस्कस की थी, उसका सार मैंने आपको रिकैप करके दे दिया। और कल हमारा फोकस था टू व्हीलर्स और आज हम फोकस करेंगे फोर व्हीलर्स पर। और ये पूरी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से शो में शामिल हो रहे हैं ऑटो ड्राइव के एडिटर क्रांति संभव और ऑटोकार इंडिया की कंसल्टिंग एडिटर रेणुका कृपलानी। रेणुका ऑलमोस्ट हमारे साथ शो में जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत रेणुका। तो आज बात को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, आज हम जाते हैं फोर व्हीलर्स पर, कार्स पर। तो देखिए, जैसे ही कार का मामला आता है तो अगेन ढेर सारे सवाल कंज्यूमर के मन में आ जाते हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि क्या मैं इसे अपनी प्राइमरी कार बना सकता हूं। देखिए, बहुत सारे लोग नहीं होंगे इस देश में जो दो कारें अफोर्ड करें, एक कार अफोर्ड करने वाले बहुत होंगे। तो जिसके पास एक और गाड़ी है पेट्रोल की या डीजल की उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई ठीक है मेरे पास एक ईवी भी हो गई। लेकिन जिसको एक ही गाड़ी लेनी है उसके मन में सबसे बड़ा सवाल होता है कि मैंने ईवी ले ली, चलो इसका माइलेज अच्छा निकलेगा, सब अच्छा आएगा, लेकिन किसी दिन मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो, किसी वीकेंड पे फैमिली को बाहर ले जाना हो, साल में 2 बार अपने घर पे वेकेशंस बनाने के लिए जाना हो, अपने होम टाउन पे, अभी तो मैं अपनी ये गाड़ी ले जाता था लेकिन इस ईवी को मैं नहीं ले जा पाऊंगा,
वो लोग अटक जाते हैं मैम? जी, एक्चुअली जिसका रनिंग ज्यादातर सिटी में हो, ऑफिस से घर ज्यादा हम जाते हैं, ज्यादा रनिंग नहीं होता है, और यदि घर में या ऑफिस में चार्जर हो तो ईवी लेना आई थिंक सेंसिबल होता है। और जिसको लॉन्ग टर्म रनिंग करना हो, साल में एक बार जब हम हॉलिडे पे जाते हैं, लॉन्ग रन जाते हैं, आउट ऑफ टाउन जाते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा प्लानिंग करना पड़ता है। पेट्रोल तो हम कहीं भी रुक के भरवा सकते हैं, पर चार्जिंग स्टेशंस भी अभी बढ़ रहे हैं, अपने हाईवेज पे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ज्यादा प्लानिंग करना पड़ता है। रुक के एक चाय कॉफी पी के हम चार्ज भी करवा सकते हैं ऑन द वे, तो इतना ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूर हम ईवी तो ले सकते हैं, बिकॉज़ इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रही है। हाँ, पेट्रोल पंप जैसे नहीं है, कन्वीनियंस जैसे पेट्रोल पंप जितनी जल्दी अ, हम फ्यूल भरवा सकते हैं, उतनी जल्दी हम गाड़ी चार्ज नहीं कर सकते। ये थोड़ी इनकन्वीनियंस होती है लॉन्ग ड्राइव पे। पर इससे ज़्यादा आई थिंक गाड़ियाँ की रेंज भी बढ़ रही है। अगर हम समझो बॉम्बे पूना अगर हमें करना हो, तो आजकल की गाड़ियाँ ईज़िली ये जर्नी कर सकती है। आप वहाँ पहुँच के फिर चार्ज करके फिर वापस रिटर्न आ सकते हो। तो 180-200 किलोमीटर्स के जर्नीज जो होते हैं, आई थिंक उसमें प्रॉब्लम ही नहीं होता है। उससे ज्यादा लंबी जर्नीज होते तो हाँ, रुक के रिफ्यूल करना पड़ता है। और ईवीज का ये भी देखना पड़ता है कि जा कहाँ रहे हैं, बिकॉज अगर ज्यादा हिली टेरेन हो तो उसमें कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है ईवीज का। तो आप कहाँ जा रहे हो, कैसे टेरेन है, कहाँ चला रहे हो, ये सब ध्यान में रखते हुए थोड़ा प्लानिंग करना पड़ता है। सोचा कि ये क्या अभी भी प्राइमरी कार मेरी बन सकती है, ये सवाल है। एक और चीज मैम कि चलिए लॉन्ग ड्राइव एक शॉर्ट मतलब 180 किलोमीटर 200 लाइक मुंबई पुणे इट्स फाइन, दिल्ली के आसपास के लोग आसपास की जगहों पे चले जाएंगे, लेकिन जिसे थोड़ा लंबा जाना है, एक फुल डे ड्राइव लेनी है, अब उन लोगों से जब हमारी बातचीत होती है तो अभी तो कई लोग कह देते हाँ मैंने कर लिया, जैसा आपने कहा प्लान कर लेते होंगे, यहाँ मैं खाना खाऊंगा तो वहाँ भरा लूंगा। अभी भी अगर हम देखें तो हर हाईवे पे पहली बात तो इतने ईवी स्टेशंस मौजूद नहीं है। नंबर दो, जहां पर वो ईवी चार्जिंग फैसिलिटी है भी मैम, 2 3 4, तो आज की तारीख में तो बहुत अच्छी। इसका एक कंट्रास्ट उदाहरण में जो मुझे कई बार महसूस होता है कि जब शुरू शुरू में फास्टैग आया था और उसकी सिंगल लेन हुआ करती थी और आपकी गाड़ी में फास्टैग लगाए तो आपको मजा आ जाता था, क्योंकि उस लेन से आप तुरंत निकल जाते थे, बाकी की जो रूटीन वाली लेन है वो खड़ी रहती थी। अब जब सब हर गाड़ी में फास्टैग लग गए तो वापस से वैसी स्थिति बनने लग गई कि एक एक गाड़ी निकल रही है धीरे धीरे और आपको लगा कि ये तो कोई फायदा ही नहीं मिल रहा मुझे फास्टैग का। अभी तो ठीक है, बहुत ईवीज नहीं है, दो कहीं आपको चार्जर मिल गए तो भी आपको चार्ज, लेकिन जिस दिन ईवीज बढ़ गए उस दिन वो दो चार्जर काम नहीं करेंगे। पता चला आपको कई घंटों का इंतजार लग गया ऑन द वे अपनी ईवी चार्ज कराने में। तो क्या अभी उसके लिए उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें फिर डेवलप करना पड़ेगा जहां पर फास्ट चार्जर्स, नंबर ऑफ चार्जर्स, हर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर में जैसे पेट्रोल पंप मिलता है उस तरीके से चार्जर मिले, नहीं तो फिर ये कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। विपिन, ये तो सही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है कि हर एक आदमी ईवी चलाए इंडिया में। इसके लिए टाइम लगेगा। और जो आप सही बात बोल रहे हैं कि जैसे जैसे बढ़ते हैं ईवीज, वैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है, और इतने चार्जिंग स्टेशंस है नहीं कि वो लोड ले सके कि ज्यादा ईवीज रोड पे आए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, और आई थिंक गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है और सब्सिडीज भी दे रहे हैं, पर टाइम लग रहा है इसे डेवलप होने में। और ये जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं चिकन एंड एग स्टोरीज है, ज्यादा ईवीज आएंगे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन आएंगे, ज्यादा चार्जिंग स्टेशन आएंगे तो ज्यादा ईवीज आएंगे। यही चक्कर में हम गोल गोल घूम रहे हैं। पर आई थिंक अगर आप ब्रॉडली देखें तो ईवीज भी बढ़ रहे हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है। हाँ, एक बात तो सही है, पेट्रोल गाड़ी की जितनी कन्वीनियंस नहीं है ईवी में आज के जमाने में, और इसे बनना टाइम लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैच अप करने में टाइम लगेगा। आई थिंक बिगर क्वेश्चन है हमारे चार्जिंग ग्रिड्स की और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स की, कि वो लोड ले सकते हैं चार्जिंग स्टेशंस लगाने के लिए। ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो आई थिंक अब तक आंसर नहीं हुए हमारे कंट्री में। और इसी वजह से आई थिंक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्लोली ग्रो हो रहा है। जितने स्पीड से हो सकता है वो नहीं हो रहा है, आई थिंक। और दूसरी बात ये है कि चार्जिंग, जैसे क्रांति ने कल भी कहा कि अगर घर पे हो या ऑफिस में चार्जिंग हो तो हाँ, ईवी लेने में
सेंसिबिलिटी है, अगर नहीं हो तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्रांति आ ही गए और आपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, ग्रिड की बात की, उससे रिलेटेड एक और बड़ा सवाल है, थोड़ा आगे चलते हुए उसको पूछते हैं और वो कॉस्ट रिलेटेड सवाल होगा। क्रांति वेलकम। एक सवाल आपसे, इसे थोड़ा हाइपोथेटिकल भी मान लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिकल भी मान लीजिए कि कुछ खबरें सुनते रहते हैं हम चाइना से कि अब ऐसे चार्जर भी बन गए हैं जो कि कुछ मिनटों में पूरी गाड़ी को चार्ज कर देते हैं। तो क्या वो दिन नज़दीक है जब उतनी ही देर में, जितनी देर में हम पेट्रोल भराते हैं किसी गाड़ी में, आप ईवी को चार्ज करा पाएंगे, या फिर अभी ये थोड़ी दूर की कहानी है? थोड़ी दूर की कहानी विपिन लग रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें मोस्टली जो रेंज और बाकी जो एंग्जाइटी का जो प्रॉब्लम है, चैलेंज है, वो बड़े बैटरी साइज से कोई भी कंपनी उसको ओवरकम कर सकती है उस चैलेंज को। लेकिन बड़े बैटरी साइज की कीमत ज़्यादा है, तो इस चक्कर में बड़ा बैटरी नहीं, आमतौर पर वो कोशिश करते हैं कि लिमिटेड साइज़ हो या लिमिटेड पावर की बैटरी हो। तो जब कीमत इतना बड़ा मुद्दा है इंडियन कस्टमर्स के लिए, तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि उसके आने में जिस तरह के क्योंकि बहुत सारे वायरल वीडियोज़ भी हैं, वो बहुत सारे R&D लेवल पे भी हैं, लेकिन ये बात तय है कि जो एक फ्यूल, जैसे अभी हाल में एक वायरल वीडियो शायद आपने भी देखा जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि जैसे फ्यूल पंप में भरवाते हैं पेट्रोल, उतनी ही स्पीड में बैटरी चार्ज हो रही है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए दोनों लेवल पे बात है। एक तो उतने ही फास्ट चार्जर का नेटवर्क आपके पास होना चाहिए, प्लस उस फास्ट चार्जिंग को संभालने के लिए उन गाड़ियों में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये एक कैपिटल इंटेंसिव टाइप की बात हम कहेंगे, वो उसमें एक्स्ट्रा कीमत लगेगी, गाड़ी महंगी होगी, तो उसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा कि कब वो एक बैलेंसिंग या बैलेंस वाला पॉइंट आए जहाँ पर वो तेज़ से चार्ज होने वाले जो बैटरीज हैं वो अफोर्डेबल भी हो जाएं। तो थोड़ा वक्त लगेगा उसमें। एक सवाल जो मैंने कहा आगे पूछूंगा, अब आई गई बात वहां तक तो मैं पूछ ही लेता हूं, क्रांति आप ही से पूछ लेता हूं कि अभी मैम ने कहा कि वो ग्रिड पे लोड आना, वो ग्रिड हमारी उतना संभाल पाएगी कि नहीं जब ईवीज बहुत बढ़ जाएंगी, हर दूसरा आदमी जब ईवी लेने लगेगा। एक और चीज मुझे लगती है कि आज तो आपको ईवी बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव लगती है जब कैलकुलेशन करते हैं, जो भी वो यूनिट पर यूनिट कॉस्ट है, लेकिन जब बहुत लोग ईवी चलाने लगेंगे, बहुत बिजली की जरूरत होगी। पहले हमने सीएनजी में भी ये देखा कि सीएनजी की कॉस्ट भी बढ़ते 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 ना बहुत सारे लोगों को पिंच होने लग गई है उनके, क्योंकि थोड़ा बहुत पेट्रोल भी भराना पड़ता है गाड़ी में, सीएनजी गाड़ी अकेले सीएनजी पे चलती नहीं है, सीएनजी की कॉस्ट बढ़ गई। तो उनके जो कैलकुलेशन थे ना जब उन्होंने गाड़ी खरीदी थी, जितना कॉस्ट इफेक्टिव लगती थी वो धीरे धीरे कम हो गया। क्या ईवी में भी आज तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही ईवीज की संख्या बढ़ेगी, ग्रिड पे लोड बढ़ेगा, ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा, तो सरकार भी कह सकती है कि भाई अब आप ईवी चार्ज कर रहे हो ना, ये एक अलग मीटर लगा रहा हूं, 40 रुपए आएगी, 50 रुपए कॉस्ट आएगी, तो आदमी को तब लगे कि अरे यार ये क्या हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? वो विपिन, मैं आपको बताऊं कि वो एक तरह से अभी से ही वो सच्चाई आपके सामने है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आप अगर देखें कई सारे मैन्युफैक्चरर्स आपको साल भर की बिजली फ्री देते हैं, और वो साल भर की बिजली फ्री इसलिए देते हैं क्योंकि वो आमतौर पर वो जो पब्लिक चार्जर्स है वहाँ से आप अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप फास्ट चार्जर्स के ऊपर जाएं तो फास्ट चार्जर्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल अभी भी नहीं है। अगर आप अपने ईवी को अफोर्डेबल बता रहे हैं या बाकी आइस व्हीकल से कहीं ज़्यादा सस्ती गाड़ी बता रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो आपकी होम चार्जिंग का है। जैसा टाटा मोटर्स, MG, अगर आप अलग अलग कंपनियों की बात करें, मोस्टली वो 90% के +-5 अगर आप परसेंटेज देख लें, ऐसी जो चार्जिंग है वो घर पे हो रही है। तो वो अफोर्डेबिलिटी जो है वो उस वजह से भी है अभी। तो एक पहलू वो है। दूसरा पहलू ये है कि आप पेट्रोल डीजल की कीमतों को अभी के लेवल पर ही मान रहे हैं। मैं बहुत बड़ा ईवी का जो मैं कहूँगा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैं जस्ट फॉर आर्गुमेंट से कि मैं कहूँगा कि जिस तरह से आप बिजली की कीमतों के बढ़ने की बात कर रहे हैं या बिजली की अवेलेबिलिटी की कम होने की बात कर रहे हैं, वैसे ही आपको देखना होगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें भी तो बढ़ेंगी। तो वहाँ वो जो कंपैरिजन होगा वो बहुत ही रिलेटिव होगा उस आने वाले कल के लिए। लेकिन उसमें एक बड़ी जो तस्वीर मुझे ये नज़र आ रही है कि अगर आप देखें तो जैसे टोयोटा के कैलकुलेशन बार बार टोयोटा बहुत ज़ोर शोर से कहती है कि अगर वेल टू व्हील आप देखें तो अभी भी बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है ईवी उनके हिसाब से। तो इस तरह के आर्गुमेंट्स अलग अलग कंपनी दे रहे हैं। मैं ये ज़रूर मान रहा हूँ कि अगर हम ईवी को अभी की तस्वीर के हिसाब से इवेलुएट करें कि 5 साल के बाद तस्वीर क्या होने वाली है, थोड़ा सा इनजस्टिस भी होगा, थोड़ी सी तस्वीर अधूरी रहेगी। वाई? बिकॉज बहुत अलग अलग लेवल पर, जैसे आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे थे, चार्जिंग फास्ट कैसे करें वो उसके
ऊपर रिसर्च हो रहा है, बैटरी की कीमतों को कैसे लिमिटेड रखें उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, गाड़ियों के बॉडी में जो सॉलिड बैटरीज हैं गाड़ी के बॉडी के साथ इंटीग्रेट करके उसके वजन को कम करते हुए जो बैटरी को बॉडी के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल किया उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, जो सिंथेटिक फ्यूल हैं उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग R&D और अलग अलग रिसर्च लैब्स में बदस्तूर जारी है। तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि वो जवाब कोई अगर ठोस कह रहा है कि उसके पास 100% जवाब है, आई डोंट थिंक कि वो सही कह रहा है। ठीक। अच्छा, सभी दर्शकों के लिए भी और मेहमानों के लिए भी कि ये सारे सवाल जो मैं पूछ रहा हूं या डिस्कस कर रहे हैं ये आपके डिसीजन को अच्छा बनाने के लिए है। ये सारी बातें जो आपके मन में आती हैं वो अपने एक्सपर्ट से हम यहाँ पे पूछ रहे हैं। रेणु का एक और ऐसा सवाल है, जब गाड़ी लेने की बात आती है वो अभी भी जो डिफरेंस है, मतलब जैसे पेट्रोल और डीजल की कार में डिफरेंस होता है कि डीजल कार आपको लाख 1.5 लाख महंगी आती है, भले ही वो आपको चलाने में सस्ती पड़े, फिर वो एक लंबा कैलकुलेशन है कि आपकी रनिंग इतनी है, इतना चलाएंगे इतने साल में तो आप वो कॉस्ट कवर कर पाएंगे। सेम विद द पेट्रोल ये ईवी थिंग कि आपकी कीमत अभी आपकी यूजुअल पेट्रोल कार लीजिए उसी मॉडल की तो सस्ती पड़ रही है 1 लाख 1.5 लाख, ईवी को आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो, मतलब आपको कॉस्ट रिकवर करनी है, वो पहले ही ले रहे हैं आपसे। ये भी बहुत लोगों को खटकता है। जी, खटकता तो है, पर गवर्नमेंट सब्सिडीज भी दे रही है ईवी को, तो आपका टैक्स और रजिस्ट्रेशन और वगैरह वो सेव हो जाता है, तो ईवी का कॉस्ट भी ज्यादा इफेक्टिव होता है आजकल। और अगर आप उसका कंपैरेटिव देखें, बिकॉज चार्जिंग जैसे कि क्रांति ने कहा, अगर आपको होम चार्जर हो तो आपका रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बिकॉज आज के माहौल में फ्यूल कॉस्ट जो राइज होते जा रहे हैं, और अगर ऐसा रहा पश्चिमी वॉर का माहौल और अगर फ्यूल के कॉस्ट बढ़ते जाते हैं तो ईवीज डेफिनेटली फार मोर इफिशिएंट और फार मोर प्राइस इफेक्टिव होंगे। अब एक सवाल आता है बैटरी का। क्रांति, कल का शो कई लोगों ने देखा होगा, उसमें से कुछ आज मेरे ऑफिस में मुझसे पूछने आ गए, चेतक का उदाहरण ले आए, बोले किसी ने चेतक खरीदा या कुछ और खरीदा या कोई भी स्कूटर खरीदा फॉर दैट मैटर, और सर वो बैटरी का इशू आ गया और वो बदलवाने की कॉस्ट तो इतनी आ रही है। मतलब वो सबके मन में, आई डोंट नो उनको कितना फैक्चुअल पता होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारा बैटरी हवा बन चुकी होती। कार में भी देखिए, जब भी आप, मुझे याद पड़ता है मैंने कुछ 2-3 साल पहले एक टेस्ट ड्राइव लिया था, तब भी मुझे सेल्समैन ने कहा था कि जब आज अगर आप ये गाड़ी ले लेंगे, जब तक बैटरी को रिप्लेस करने का टाइम आएगा तब तक इस बैटरी का कॉस्ट इतना 1/10 हो चुका होगा, एक सेल रिप्लेस करना पड़ेगा पूरी बैटरी। मतलब कई तरह की थ्योरी उन्होंने मुझे सुना दी। आई डोंट नो कि वो सेलिंग टैक्टिक्स होते हैं या सच में कुछ ऐसा होने वाला है। और यही सबसे बड़ा सवाल ईवी कार्स में भी लोगों के मन में है कि किसी दिन बैटरी की अगर रिप्लेसमेंट लग गई तो मुझे तो ऑलमोस्ट नई कार जितना ही पैसा देना पड़ेगा। विपिन, बिल्कुल सही आपने जो बात कही, क्योंकि ये रेलेवेंट इशू है। अब हम यहाँ बैठ के स्टूडियो में कुछ भी डिस्कस करें, मैं अपने हिसाब से डेटा कुछ भी डालूं, लेकिन जिसके जो 10 लाख 5 लाख 18 लाख जो पैसे लगा रहा है किसी ईवी में, उसके लिए जो वरी है वो अलग लेवल का होता है और वो हर एक बारीकी में जाना चाहता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि इस इशू को, इस एंग्जाइटी को या इस हेजिटेशन को कार कंपनियों ने भी समझा है, और ये बहुत कॉमन सवाल है। और इस वजह से अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में 3-4 कंपनीज ने क्या किया है कि वो बाईबैक का ऑफर दे रही हैं, यानी आप 5 साल में 6 साल में आप अपनी गाड़ी वापस बेच सकते हैं। बैटरी एज अ सर्विस का ऑप्शन दे रही हैं, यानी आप बैटरी मत खरीदिए, क्योंकि आप बैटरी एज अ सर्विस जब ले रहे हैं तो आप उसका बस किराया दे रहे हैं, सब्सक्रिप्शन फीस दे रहे हैं, और जिस दिन बैटरी बदलने की बारी आएगी वो बैटरी बदलेंगे। इसके अलावा ये हो रहा है कि पूरी की पूरी गाड़ी ही आप वापस कंपनी को वापस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कॉमन हमने सभी अक्रॉस द बोर्ड देखा है वो बैटरी के ऊपर, मोटर के ऊपर लंबा एक लंबी जो एक वारंटी है 7 साल की 8 साल की, इस तरह के ऑफर्स वो दे रहे हैं। तो इस जो फिक्र की अगर हम बात करें तो बहुत ही वाजिब और बहुत ही जेन्युइन सा सवाल है कि बैटरी अचानक जो, या बैटरी एक टाइम पर जाकर उसका जब उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, उसकी बदलने की कीमत बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इन कंपनियों ने ये किया है। वैसे एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट यहाँ और जोड़ना चाहूँगा विपिन, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर आप देखें हमारा सबसे कॉमन कंपैरिजन होता है मोबाइल फ़ोन से ही। अगर मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी अगर आप चेक करें तो उसका हेल्थ 2 साल में आप देखें कि 100% से या 98% से आपका 86% 84% आएगा। तो वहाँ अगर हम गाड़ी की बैटरी की हेल्थ की भी बोले तो ऐसा नहीं होगा कि वो ऑन ऑफ होगा।
आपकी बैटरी कमज़ोर होगी तो, लेकिन वो उसका जो रेंज है धीरे धीरे कम होगा। ऐसा नहीं होगा एक दिन अचानक से आप उठें और वो 80% 90% से ज़ीरो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। तो जिस तरह से मोबाइल फ़ोन का हम उदाहरण देते हैं, उसी तरह से बैटरी का हेल्थ भी धीरे धीरे ही घटेगा। जी चलिए, मुझे बोला जा रहा है एक छोटा सा ब्रेक ले लूं क्विकली। सवाल तो इतने सारे हैं, कई लोग ऑनलाइन भी पूछते हैं। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद ईवी बाइंग के लिए और आपके मन में जो भी शंकाएं होंगी वो अपने एक्सपर्ट से दूर करेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। तेल संकट भारी, ईवी लेने में समझदारी, हमारी ये स्पेशल सीरीज क्विकली, क्योंकि समय कम है, 2-2 मिनट 2 सवाल, कुल मिला के 4 मिनट। तो क्विकली मैम ये बताएं मुझे कि जैसे ये BS बैटरी एज ए सर्विस वाला, इसके लिए ना बहुत लोगों में कंफ्यूजन है, जो मैंने भी समझा, आप बताइएगा ताकि लोगों को ये चीज़ क्लैरिटी हो। ये तो फॉर श्योर है कि जब से इस तरह की स्कीम्स निकाली है कंपनियों ने, रिलेटिव कॉस्ट नीचे आई है, मैं देख रहा हूँ, उसके कारण बहुत लोगों ने ईवी ली है। लेकिन अभी भी आपको गाड़ी की एक कॉस्ट देनी पड़ती है। बैटरी समझ लीजिए, गाड़ी का आपका EMI आ गया 10,000 रुपये का, 12,000 रुपये का। बैटरी का भी एक सर्विस कॉस्ट होता है जो कि मिनिमम तो आपको देना ही पड़ता है। आप ऐसा नहीं है कि रखा रहा 1 महीने गाड़ी तो आपको कुछ नहीं देनी है, मतलब बोलते जरूर है कि जितना चलाएंगे उस हिसाब से देना है, पर एक मिनिमम अमाउंट तो होता है, और वो कुछ 4-5 हज़ार रुपये के आसपास बनता है। यानी आप उस EMI में 5,000 रुपये और ऐड कीजिए। तो कहने के लिए वो 2 कैलकुलेशन अलग अलग दिखते हैं, लेकिन आपकी इफेक्टिव EMI तो 17-18 हज़ार हो गई, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी तरह गाड़ी खरीदते हैं। तो क्या यही कैलकुलेशन है या इसका कुछ और भी एक्सप्लेनेशन है? देखिए, ये आई थिंक बिकॉज ईवी और पेट्रोल गाड़ी में इतनी प्राइस फर्क थी, आई थिंक इसको एक अच्छे से तरीके से कैमोफ्लेज करने के लिए ये सर्विस दिया गया है कि आपका बेसिक जो कार इन्वेस्टमेंट हो, आपका बेसिक कार का प्राइस हो, वो ज्यादा ना लगे, और आपको ये फिक्र ना रहे कि अगर मेरा बैटरी खत्म हो जाए तो मुझे आगे क्या होगा, रीसेल वैल्यू का क्या होगा। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ने ये स्कीम निकाला है। तो EMI तो जैसे आपने कहा, अलग अलग स्कीम्स है, अलग अलग कंपनीज की अलग अलग तरह है चार्ज करने के लिए बैटरी एज अ सर्विस के लिए। बट हाँ, ये आपके EMI में ऐड होता ही है, अमाउंट ऐड अप होता है, और उसका बेसिक मिनिमम तो मंथली का रहता ही है, बिकॉज आफ्टर ऑल आप पे कर रहे हो बैटरी का कॉस्ट एज अ सर्विस। सो वो EMI का कॉस्ट आपका तो बढ़ जाएगा, बट आपका जो बेसिक, अगर आप गाड़ी आउटराइट लेने जाए तो आपको 15 या 16 लाख की पड़ेगी, आप ऐसे लेने जाओ तो आपको 10 या 11 लाख की पड़ेगी। तो वो डिफरेंशियल जो है वो ज्यादा फर्क हो जाता है। तो आपका जो कार का EMI है वो कम हो जाता है, पर आपका बैटरी का EMI बढ़ जाता है। तो वो एवरेज कॉस्ट जो हो जाता है वो आपकी जेब से तो पैसे जो टोटल आउटफ्लो है वो तो उतना ही रहता है। शायद माइंड में वो 2 अलग अलग आपको तस्वीरें बनती होंगी। लेकिन और एक फायदा ये जो आपने कहा कि जब वो एज ए सर्विस होती है बैटरी, आपको चिंता नहीं है कि किसी दिन खराब हुई, आउटडेटेड हुई, तब क्या होगा। वो एक बड़ा एडवांटेज है जो कि लोगों के मन में। क्रांति, क्विकली आप बताएंगे कि इस समय एक मिडिल क्लास के लिए क्या अच्छे ऑप्शंस बाजार में, क्या आज भी अच्छे सस्ते ऑप्शंस की कमी है या फिर जितने आ गए उससे काम निकाला जा सकता है? नहीं, यहाँ विभिन्न, मुझे याद है हमने इसके ऊपर शो भी किया था। अभी इस सेगमेंट में जो बिक्री की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं उसके पीछे ये भी वजह है, जो प्राइस जो डिफरेंस था वो अब कम हो गया है। नॉट ओनली बिकॉज आइस वर्सेस EV का कंपैरिजन, बल्कि बहुत से नए मॉडल्स भी आ गए हैं। तो आप शुरू कर सकते हैं MG कॉमेट से लेके, फिर उनकी विंडसर है, फिर जो टियागो EV है, इसके अलावा टाटा की अगर हम, या महिंद्रा की जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो पूरा रेंज जो है अगर आप देखें तो उसमें आपका बजट क्या है उस हिसाब से आप बहुत अलग अलग तरह के ऑप्शंस उसमें देख सकते हैं। अब आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप नेक्सॉन EV लेंगे तो आपको इतना ज़्यादा देना पड़ेगा, नेक्सॉन आइस लेंगे तो इतना कम देना पड़ेगा। तो नेक्सॉन आइस की कीमत में आपके पास कुछ और ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको जो हमने जिस डिस्कशन का मैंने जिक्र किया वहाँ पर, उस वक्त आपको याद होगा विंडसर जब आई थी उसने एक अच्छा प्रदर्शन किया था। तो उस सेगमेंट में एक अच्छा ऑप्शन वो है। नेक्सॉन अभी भी नए एक अपडेटेड नेक्सॉन आई है, वहाँ पे अभी भी ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। इसके अलावा हम अगर देख रहे हैं बड़े सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में आमतौर पर इंडियन कस्टमर्स को हम उतना
कंफर्म नहीं देखते थे, उतना कॉन्फिडेंट नहीं देखते थे, वहाँ पे महिंद्रा के नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं और महिंद्रा ने उसी का अपने 9E और B6 के सेल्स के हिसाब से को देखते हुए 9S भी निकाला है जिस तरीके से। तो कुल मिलाकर अब ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं और अगेन जस्ट थिंक ऑफ इट कि आज आपका बजट कितना है और उस बजट में आपको क्या फीचर मिल रहा है और उसके अलावा आप 5 साल तक इसे केयर फ्री होके मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन अब पहले से कहीं ज़्यादा आ चुका है। ठीक है, अच्छा चलते चलते किसी दर्शक ने पूछा कि आइस क्या है जो क्रांति बोल रहे, तो आई थिंक इट्स इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब पेट्रोल वाली कार को आप उस तरीके से टेक्निकली बोल रहे हैं ना। हाँ जी आइस। हाँ, मुझे जल्दबाजी में आपने कहा कि वक्त कम है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर रहा था। किसी ने पूछा ये आइस क्या है, तो एनीवेज तो वो पेट्रोल की कार के लिए टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इंटरनल कंबशन इंजन को क्रांति डिनोट कर रहे हैं कि वो आइस वाली कार एज कंपेयर टू विज इलेक्ट्रिक कार। तो सारे ऑप्शन देखिए, बात सही है, ऑप्शन काफ़ी सारे आ गए हैं। थोड़ी ऊपर जाके लेनी है तो अच्छे ऑप्शन है, बिल्कुल ही बेसिक लेनी है तो ऑप्शंस हैं। अब पहले जैसा मामला नहीं हो गया कि वो तो भाई कोई बहुत 30-35 लाख के नीचे कोई ईवी नहीं मिलेगी, लेकिन क्या प्लस माइनस है, मन में शंकाएं जो हजार है, मुझे लगता है आज की बातचीत से उसमें से कुछ तो कम हुई होंगी। तो ऑल द बेस्ट अगर आपको कोई यहाँ से गाड़ी लेने का अपना डिसीजन लेना है। थैंक यू वेरी मच क्रांति एंड रेणुका मैम, आपने 2 दिन बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को, शायद जितने भी सवाल हो सकते थे मैंने पूछने की कोशिश कर ली, कंफ्यूजन फिर भी बना रहता है, लेकिन एक फैसला लेने में शायद उनकी बहुत मदद करेंगी आपकी जो यहाँ पे सलाह दी आपने और जिस तरह से एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू वेरी मच। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं शो आपको पसंद आया होगा और अभी तो आपने 2 दिन टीवी पे देखा, वीकेंड में इसी शो को आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बार बार देख लीजिएगा और क्लैरिटी आ जाएगी। सो फिलहाल आपसे इजाजत लेंगे। टेक केयर, नमस्कार।